Hello students, I welcome you all to Pradis Institute of Education. This is your biology ma'am Dr. Garima Singh and today we are going to study how do organisms reproduce. देखो लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस कर लिया है कि ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोडक्शन क्यों करना ज़रूरी है. हमने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी देख लिया है. आज की क्लास में हम समझेंगे द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. सो लेट अस बिगिन आवर टुडेस टॉपिक व्हिच इज sexual reproduction. So we are studying science biology for term 2 and the chapter we are studying guys is how do organisms reproduce. This is going to be our third lecture for the topic. And आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं sexual reproduction. उसके बाद हम देखेंगे कि sexual mode of reproduction ही क्यों या इसका क्या importance है. फिर हम देखेंगे कि इसके क्या advantages हैं over the asexual mode of reproduction. फिर हम देखेंगे variations कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कैसे वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं. फाइनली हम देखेंगे कि गैमेट फॉर्मेशन क्या चीज़ है, कैसे होती है. ठीक है, तो हम देखेंगे गैमेट फॉर्मेशन और स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन यानी मियोसिस, इनके बीच का क्या लिंक है. फिर हम समझेंगे कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होता है. फिर हमें अल्टीमेटली देखना है कि गैमेट्स कितने टाइप के हो सकते हैं और हम फिर देखेंगे यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स. तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास विथ अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑन व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हमें हमेशा से पता है बेटा कि हमने ऐसे बहुत ऑर्गेनिजम्स देख रखे हैं जो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की हेल्प से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. जैसे अगर हम एक hen की बात करें तो एक hen अकेले एक चिक को बर्थ नहीं दे सकती. अगर हम एक बुल की बात करें तो वो एक काफ को बर्थ नहीं दे सकते. तो यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है? यहाँ पर रिक्वायरमेंट है दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की, वो भी दो अलग अलग सेक्सेस के. दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो एक मेल एक फीमेल हो, उनकी हेल्प से रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है. तो ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें आपको एक मेल ऑर्गेनिज्म एक फीमेल ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़े क्योंकि उनकी बॉडी में कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स बनते हैं, सेक्स सेल्स, जिन्हें हम मेल सेक्स सेल यानी मेल गैमेट और फीमेल सेक्स सेल यानी फीमेल गैमेट कहते हैं. उन दो सेल्स की रिक्वायरमेंट है क्योंकि हमारी इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो हमें यहाँ पर यही चीज़ बताई है बुक वालों ने बहुत क्लियर कट कि हमें मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पता है. हमें ये पता है कि दो इंडिविजुअल्स अगर इन्वॉल्व्ड है तभी जाके न्यू जनरेशन क्रिएट हो सकती है. तो ये सेक्सुअल मोड है. बुल्स से काफ्स नहीं मिल सकते, hen से चिक्स नहीं मिल सकती. दोनों सेक्सेस की ज़रूरत पड़ जाती है ताकि आप एक नई जनरेशन को बर्थ दे सको. अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है या इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ऐसा क्या लिमिटेशन था या ऐसा क्या ड्रॉबैक था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कि हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ी? सबसे बड़े ड्रॉबैक की अगर आप बात करोगे या सबसे बड़े लिमिटेशन की अगर आप बात करोगे तो वो है कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के जनरली क्लोन्स होते हैं. मतलब एक दूसरे से जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली इतने सिमिलर होते हैं कि उनमें वेरिएशन के चांसेस बहुत लिमिटेड हैं, बहुत लिमिटेड. और क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स देख रहे हो, मतलब उनके अंदर जो डीएनए है वो और दो अलग अलग टाइप के पेरेंट्स से आया हुआ है, मतलब उनकी पूरी जनरेशन अलग अलग चलती आ रही है. तो इनके पास से भी आएगा, इनके पास से भी आएगा. कॉपीइंग में एरर कुछ कुछ दोनों में हो सकता है. फिर दोनों के डीएनए मिक्स होंगे, मर्ज होंगे, तो ज़्यादा वेराइटी प्रोड्यूस होगी. तो ये जो वेराइटी मिल रही है आपको, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा मिलती है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आपको बहुत सारे वेरिएशंस मिलते हैं. ऑन द अदर हैंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतने वेरिएशंस प्रोड्यूस नहीं करता. वेरिएशंस आपको पता है लॉन्ग रन के लिए इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है मैम? क्योंकि मैम आपने बताया था ना, आपने बताया था कि वेरिएशन से सर्वाइवल एडवांटेज मिल सकता है. हो सकता है पूरी स्पीशीज सर्वाइव कर जाए, इवॉल्व हो जाए. तो इसीलिए वेरिएशंस क्योंकि ये प्रमोट करता है, ज़्यादा वेरिएशंस निकाल के लाता है, इसीलिए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेफर्ड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ओवर एसेक्सुअल. तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको सिंपल ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा, बट सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आपको सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हुए दिखाई देंगे. तो यहाँ से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है मेरे बच्चों. ठीक है, फिर क्या ध्यान रखनी है? वही जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमें ये ऑलरेडी मालूम है कि अगर हमें दो सेल्स प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है, अगर हमें क्या करना है, दो सेल्स प्रोड्यूस करने हैं, तो हमें डीएनए की कॉपी करनी पड़ेगी और डीएनए के साथ साथ सेल के अपैरेटस की भी कॉपी करनी पड़ेगी. तो हमने माइटोसिस देख लिया, हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चीज़ समझ ली थी कि हाँ डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसकी कॉपीइंग से ही फाइनली हम रिप्रोडक्शन करा सकते हैं. अब यहाँ पर क्योंकि आप चाह रहे हो कि हाँ डीएनए कॉपीइंग हो, तो डीएनए कॉपीइंग का मैकेनिज्म एब्सोल्युटली एक्यूरेट तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ छोटे मोटे एरर आ ही जाते हैं और इन्हीं एरर के कारण वेरिएशन आते हैं. हर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को आप इन वेरिएशन से बचा नहीं सकते, प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, बट ओवरऑल
ओवरऑल ये वेरिएशन इंपॉर्टेंट है ताकि एज अ होल पॉपुलेशन, एज अ होल स्पीशीज़ उसका सर्वाइवल इंश्योर हो जाए, किसी ना किसी में वो ऐसा चेंज आ जाए जो उसको एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव करने में हेल्प कर जाए। सो एज ए होल इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब देखो, इनने यहाँ पर आपको एक चीज़ कही, इनने कहा इट वुड देयरफॉर मेक सेंस if organisms came up with reproductive modes that allowed more and more variation to be generated। एसेक्सुअल मोड में आते थे वेरिएशन, बट बहुत टाइनी, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। बट जब आप दो इंडिविजुअल्स को इन्वॉल्व करने लगोगे, उनके डीएनए को मर्ज करने लगोगे, मिक्स करने लगोगे, तो आपके पास ज़्यादा वेरिएशन प्रोड्यूस होंगे। तो जैसे ही ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स होने लगे, इस चीज़ की नीड भी अराइज हो गई कि वेरिएशन को और कैसे बढ़ाया जाए। और वेरिएशंस को बढ़ाने का जो तरीका इनको समझ आया, वो समझ आया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना करते हुए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें ऑर्गेनिजम्स। अगर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने लगेंगे तो फिर वेराइटी ज़्यादा मिलेगी आपको। तो डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म क्योंकि एक्यूरेट नहीं है, प्रिसाइज तो होना ही चाहिए, और इतना प्रिसाइज होना चाहिए ये मेक श्योर कर सके कि जो वेरिएशन प्रोड्यूस हो रहा है वो वेरिएशन एकदम से कुछ ड्रास्टिक चेंज ना ले आए, स्लोली वेरिएशन प्रोड्यूस हो और ये फेयरली स्लोली प्रोसेस रहे। डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म लेस एक्यूरेट होने के कारण रिजल्टेंट कॉपीज जो हैं वो ऐसी ना हो कि वो अपने सेलुलर अपैरेटस के साथ वर्क ही ना कर पाएँ। तो इतना रिलायबल तो हो एटलीस्ट कि वेरिएशन स्लोली परमिट करे, स्लोली वेरिएशन आएंगे ताकि सेल एज अ होल सर्वाइव कर सके। ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा तो सेल अपने सेलुलर अपैरेटस के साथ नहीं सर्वाइव कर पाएगा और वो सेल की डेथ हो जाती है। तो इसीलिए ये जो हो रहा था ना, डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म लेस एक्यूरेसी होने के कारण रिजल्टेड डीएनए कॉपीज सेलुलर अपैरेटस के साथ वर्क नहीं कर पाती, पर आप ये चाहते हो। तो अगर आप ये चाहते हो कि ये इसके साथ वर्क करे, तो ये जो वेरिएशंस आ रहे हैं इनको एक्यूमुलेट किया जाता है। हर जनरेशन में ये वेरिएशंस को और बढ़ाया जाता है। इनमें कुछ चेंज आया, फिर ये जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो इनमें कुछ और चेंज, फिर कुछ और चेंज। तो पुराना चेंज गायब नहीं हो रहा है, पुराना चेंज इकट्ठा होकर नेक्स्ट जनरेशन में पास हो रहा है। तो इस तरीके से ये वेरिएशंस जो हैं ये एक्यूमुलेट होंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये वेरिएंट्स हमारे स्पीड अप हो सकते हैं, हमें और ज़्यादा वैरायटी मिल सकती है। तो दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स अगर एक पॉपुलेशन के पार्टिसिपेट करेंगे तो अलग अलग पैटर्न से ये वेरिएशंस एक्यूमुलेट कराएंगे। जितने भी वेरिएशंस आपको दिखेंगे ना लिविंग इंडिविजुअल्स में, उनको ये मेक श्योर करना है कि उनके बहुत ज़्यादा बैड रिजल्ट्स ना हो, उन वेरिएशन के बहुत ज़्यादा बैड रिजल्ट्स ना हो। अगर उनके कुछ टॉक्सिक या बहुत ज़्यादा हार्मफुल रिजल्ट्स हैं तो फिर वो स्पीशीज़ का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं रहेगा, तो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। देखो, अब जब भी आप इन वेरिएशंस को कंबाइन करोगे, दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स इस चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपको न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएंट्स तो मिलेंगे। हर कॉम्बिनेशन नोवेल होगा, दूसरे से डिफरेंट होगा। ठीक है, क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि दो अलग अलग डिफरेंट इंडिविजुअल आए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अगर दो इंडिविजुअल अलग अलग हैं जो पार्टिसिपेट करें, जैसे आप इमेजिन कर सकते हो कि एक हॉर्स और एक दूसरा कहीं से आया हुआ हॉर्स, तो ये दो अलग अलग हॉर्सेस हैं। उस हॉर्स का भी डीएनए जब कॉपी हो रहा था तब कुछ चेंज तो आता ही, इसका होता तब भी कुछ आता ही, और इन दोनों ने अपना डीएनए मिक्स करा है, मर्ज करा है। तो अब जो रिजल्टेंट ऑर्गेनिज्म आएगा उसमें इसकी भी वेरिएशन, इसके भी वेरिएशन, और फिर उन दोनों में से कहीं कहीं के कुछ कैरेक्टर्स। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ज़्यादा वेरिएंट्स प्रोड्यूस होते हैं। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता ही ऐसे जब डीएनए दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के कंबाइन करते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का डीएनए कंबाइन करेगा, तब जाके आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तब जाके आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता हुआ दिखाई देगा। बट यहाँ पर एक डिफ़िकल्टी है। अब क्या डिफ़िकल्टी? अच्छा, खुद सोचो, खुद मुझे सोच के बताओ कि क्या अगर हमने जो सेल डिवीजन पढ़ा है जिसमें पूरा का पूरा डीएनए एज इट इज कॉपी होता है, अगर वही तरीका यहाँ फॉलो हो, उसी तरीके से ऑर्गेनिज्म ऐसे सेल बनाए जिसमें पूरा डीएनए कॉपी हुआ है, दूसरा ऑर्गेनिज्म भी ऐसे ही करे और फिर वो पूरा डीएनए मिक्स हो जाए, तो क्या अगली जनरेशन में डीएनए काउंट डबल नहीं हो जाएगा? अगली जनरेशन में डीएनए डबल नहीं हो जाएगा? इनके पास जितने थे क्रोमोसोम्स, इनके पास भी उतने थे, दोनों को मिक्स कर दिया आपने, तो डबल नहीं हो जाएंगे क्या? हो जाएंगे ना। और अगर ये डबल हो गए, और इमेजिन करो हर जनरेशन में ऐसे ही डबल होते रहे, तो क्या अर्थ पे किसी और चीज़ की जगह बचेगी, या अर्थ पे सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम्स और डीएनए होगा? बिल्कुल, यही हमारी प्रॉब्लम है, यही चीज़ है जो हम नहीं चाहते। और इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताऊं क्या, ये जो हमारा डीएनए होता है ना, जो हमारा क्रोमोसोम नंबर है, जो हमारे सारे क्रोमोसोम में डीएनए अरेंज्ड है, ये चीज़ अगर आपको ह्यूमन की तरह रहना है तो आपके पास उतनी ही होनी चाहिए जितनी बाकी ह्यूमंस में है। एक भी डीएनए ज़्यादा, एक भी क्रोमोसोम ज़्यादा, एक भी क्रोमोसोम कम
आप में बीमारियां हो जाती हैं। और अगर मैं पूरा का पूरा सेट डबल करने की बात कर रही हूँ तो फिर आप ह्यूमन बचोगे ही नहीं, आप ह्यूमन रहोगे ही नहीं। तो अगर ह्यूमंस को ह्यूमंस की तरह रहना है तो अपना क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करना पड़ता है। लाइकवाइज जिस भी ऑर्गेनिज्म को, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को बर्थ देना है, उसको भी अपना क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करना है। अब मेंटेन कैसे करूं? अगर हर जनरेशन में डीएनए डबल हो रहा है तो क्रोमोसोम नंबर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर क्या करूं? यहाँ पर मैं हेल्प लूंगी एक स्पेशल टाइप के सेल डिवीजन की जिसका नाम है मियोसिस। आपने क्लास 9th में मियोसिस पढ़ा है, आपको पता है मियोसिस एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होकर हाफ हो जाता है। तो पहले ही अगर हमने क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस करके स्पेशल सेल बना लिया, इनने भी बना लिया, तो इन दोनों के पास अब जो नए सेल बने उनमें हाफ क्रोमोसोम नंबर है और हाफ कंबाइन होकर 1 होता है। तो हर बार ये चीज़ करनी पड़ेगी कि जब भी उन सेल्स का क्रिएशन होगा जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनका क्रिएशन होगा स्पेशल टाइप के सेल डिवीजन मियोसिस से, ठीक है। और क्रोमोसोम नंबर उनमें आधा ही होगा। मतलब ये जो स्पेशलाइज सेल्स हैं इनके पास हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं दैन योर नॉर्मल बॉडी सेल्स। तो आपकी बाकी पूरी बॉडी में आपका क्रोमोसोम नंबर जो कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर है, जैसे ह्यूमंस का 46 है, तो बाकी सारे सेल्स में 46 है। बट वो जो स्पेशल सेल्स बनेंगे रिप्रोडक्शन कराने के लिए, उनके अंदर होगा 23, क्योंकि उनमें 46 का आधा होगा, तो उनके अंदर होंगे 23। तो 23 वाले स्पेशल सेल्स मेल की बॉडी में बनेंगे, 23 वाले स्पेशल सेल्स फीमेल की बॉडी में बनेंगे। मेल की बॉडी में जब बनेंगे तो आप इसे कहोगे मेल गैमेट, फीमेल की बॉडी में बनेंगे तो आप कहोगे फीमेल गैमेट। और ये दोनों गैमेट्स जब कंबाइन करेंगे तब आपका कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर वापस स्टैब्लिश हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव, दिस इज़ व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव। तो यहाँ से हमको यही याद रखना है कि इफ़ ईच न्यू जनरेशन इज़ टू बी द कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉपीज फ्रॉम 2 pre-existing individuals, then each new generation will end up having twice the amount of DNA than the previous generation had. And this is certainly what we don't want. ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये पूरे प्रोसेस को मेसअप कर देगा और हमारा पूरा सेल्यूलर अपैरेटस डिस्टर्ब हो जाएगा। तब इस सिचुएशन को सॉल्व करने का तरीका पूछा आपसे, तरीका पूछा और इतने अच्छे बेटा हमारी बुक वाले कि तरीका खुद ने पूछा और सोल्यूशन भी खुद ही ने बता दिया। देखो क्वेश्चन भी खुद पूछते हैं और आंसर भी खुद बताते हैं। अब आंसर में क्या बताया? आंसर में बताया कि भैया हमें तो पता है कि ऑर्गेनिज्म जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, नीड फॉर स्पेशलाइज्ड टिश्यू इंक्रीज हो जाती है। एक सोल्यूशन ये है कि ये कुछ ऐसे सेल्स बनाए, उन स्पेशल ऑर्गन्स के अंदर बनाए जिनके अंदर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हों और हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए हो एज कम्पेयर टू द नॉर्मल सेल्स, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ से याद रखेंगे कि एक तरीका यही है जो बेस्ट तरीका है कि पहले ही कुछ स्पेशल सेल्स बना लो, अपनी स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बना लो जिनके अंदर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ द नंबर ऑफ डीएनए हो, ताकि अपॉन कंबाइनिंग आपका कांस्टेंट नंबर आपको मिल जाए। तो ये वाला जो स्पेशल तरीका है ना, ये कैसे कर रहे हो आप? ये अचीव कर रहे हो मियोसिस के प्रोसेस से। अब मियोसिस में क्या होता है, चलो वो देख लेते हैं। मियोसिस देखने के लिए पहले समझ लेते हैं हम कि ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड नंबर होता क्या है। अगर मैं हैप्लॉइड या डिप्लॉइड टर्म यूज़ करूँ तो हैप्लॉइड का मतलब होता है हैविंग अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर मेरे पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब हर एक कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन है और एक सिंगल ही सेट है, एक ही सेट है, तो क्रोमोसोम नंबर 1 to 23 है, पर मेरे हर कैरेक्टर को बनाने की इन्फॉर्मेशन उसके अंदर है, तो मैं इसे कहूँगी एक हैप्लॉइड नंबर। तो मेरा हैप्लॉइड नंबर है अगर n, इसको मैं n से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और ह्यूमंस का एग्जाम्पल लेके इसको समझ लेते हैं। तो ह्यूमंस का हैप्लॉइड नंबर होता है 23, ठीक है। मतलब हर एक क्रोमोसोम है आपके पास, पर सिंगल सिंगल है, आपके पास उस क्रोमोसोम की कॉपी नहीं है, वो क्रोमोसोम पेयर में नहीं है। सो यू हैव अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। सो इफ यू हैव अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम देन इट इज़ योर हैप्लॉइड नंबर, सो दैट इज n। एंड इफ यू टॉक अबाउट योर डिप्लॉइड नंबर, अगर हम डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हम अपनी ही बात कर लेते हैं, तो डिप्लॉइड होता है 2n। अब 2n का क्या मतलब है? 2n का मतलब है कि आपके पास हर क्रोमोसोम की कॉपी होंगी, हर क्रोमोसोम पेयर में होगा, तो क्रोमोसोम 1 भी 2 होंगे, 2 भी 2 होंगे, 3 भी 2 होंगे एंड सो ऑन। अगर टोटल 23 हैं तो 23 इंटू 2 मतलब डिप्लॉइड नंबर हो जाएगा 46, तो आपका डिप्लॉइड नंबर हो जाएगा 46। सो ओवरऑल आपके पास फिर होंगे 46 क्रोमोसोम्स। अब मैम 2 क्यों हैं? 2 इसीलिए हैं क्योंकि हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एक मम्मी देंगी एक पापा देंगे, तो हमारे पास इसीलिए हर क्रोमोसोम डबल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी के हर सेल में डिप्लॉइड कंडीशन होती है, यानी डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। केवल और केवल रिप्रोडक्शन जब कराना होता है
तब जो स्पेशल सेल्स बनते हैं उनके पास हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि एक हाफ मम्मी से मिलेगा, एक क्रोमोसोम का पूरा सेट, दूसरे क्रोमोसोम का पूरा सेट पापा से भी मिलने वाला है, तब जाकर आपका डिप्लॉयड नंबर वापस आ जाएगा। तो ये है जो हमें करके देखना है। अभी हम कैसे देखें, ये हम देखें गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। तो देखो, फीमेल बॉडी में भी गैमेट बनना है, मेल बॉडी में भी बनना है। कहाँ बनेगा? स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। हम अपने ही एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ये। मेल्स में स्पेशल ऑर्गन्स होती हैं टेस्टिस, फीमेल्स में स्पेशल ऑर्गन्स होती हैं ओवरी, और टेस्टिस और ओवरी के अंदर कुछ स्पेशल टाइप का मेयोटिक सेल डिवीजन होगा कुछ स्पेशल सेल्स में, जिनके कारण मेल गैमेट यानी स्पर्म और फीमेल गैमेट यानी ओवम बनेगा। अब यहाँ पर यही चीज़ आपको देखनी है। तो ये जो भी सेल है, ठीक है, ये जो भी सेल है, इस सेल के पास 2 सेट थे क्रोमोसोम्स के, ठीक है, 2 सेट थे अगर हमने अज्यूम किया। तो अगर ये ह्यूमन का सेल होता तो 46 होते क्रोमोसोम्स। अब 2 सेट होते, 46 होते, और जब मियोसिस करते ये लोग, तो मियोसिस 1 के टाइम क्या करते हैं? मियोसिस 1 के टाइम पे पहले तो सेल अपना डिवाइड करता, बड़ा होता, फिर उसके बाद जब मियोसिस 1 होता, डीएनए कॉपी होने के बाद जब मियोसिस 1 होता, तो क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होकर हाफ हो जाते। तो इसमें अगर क्रोमोसोम नंबर 2n था, ठीक है, तो मियोसिस 1 के बाद रिड्यूस होकर हाफ हो गया है, मतलब n है। और मियोसिस 2 में सिर्फ और सिर्फ उन सेल्स की कॉपी बनाते हैं। जब कॉपी बनाते हैं तो 2 के 4 हो जाते हैं। तो ये सब भी हैप्लॉइड है, इनमें भी आधी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, इनमें भी आधे ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो मियोसिस एक ऐसा स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन है जिसमें सेल जब पहली बार मियोसिस 1 करता है तो क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस कर देता है हाफ में, और जब मियोसिस 2 होता है तब सिर्फ उसकी कॉपी होती है, जैसे माइटोसिस में होती है। तो आपको अल्टीमेटली एक सेल से 4 सेल मिलते हैं, और चारों सेल्स में होते हैं हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि चारों सेल्स होते हैं हैप्लॉइड, चारों सेल्स होते हैं हैप्लॉइड। तो यहाँ पर आप अप्रिशिएट कर सकते हो, ये है मेल बॉडी में मियोसिस होता हुआ। जब मेल बॉडी में मियोसिस हुआ तो पहली बार में क्रोमोसोम नंबर आधा तो हो गया, दूसरी बार में क्या हुआ, सिर्फ उसकी कॉपी हो गई। तो आपके पास मिले 4 सेल्स, और ये चारों सेल्स हैप्लॉइड हैं, और ये चारों सेल्स हैं मेल गैमेट यानी कि स्पर्म। तो मेल गैमेट यानी कि स्पर्म के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? 23। तो इसके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम रहेगा, 23 क्रोमोसोम्स आएंगे। अब यहाँ क्या होगा? फीमेल बॉडी में भी एग्जैक्टली वही होगा कि फीमेल बॉडी में भी स्पेशल ऑर्गन्स है ओवरीज, ओवरीज के अंदर स्पेशल सेल्स हैं जिनका काम है ओवम का फॉर्मेशन यानी एग सेल का फॉर्मेशन कराना। तो वो कैसे कराएंगे? मियोसिस से। अगेन पहली बार कराया, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस करके हाफ कर दिया, दूसरी बार सिर्फ उन सेल्स की कॉपी बना ली, तो अल्टीमेटली 4 सेल बने, और ये चारों सेल फीमेल गैमेट यानी एग सेल कहला रहे हैं, जिनके पास अगेन 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। तो इस तरीके से गैमेट फॉर्मेशन जब जब करना होगा, अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है तो हमेशा ही मियोसिस से होगा, हमेशा ही मियोसिस से होगा। बिना मियोसिस के फिर गैमेट नहीं बनेंगे, क्योंकि गैमेट बनाना वक्त ही हम ये चीज़ मेक श्योर कर रहे हैं कि अगली जनरेशन को हम उतना ही क्रोमोसोम नंबर दे सके, उतना ही क्रोमोसोम नंबर उनका रह पाए, ठीक है। तो जब भी ये जर्म सेल्स पर 2 इंडिविजुअल से कंबाइन करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, न्यू इंडिविजुअल बनाना चाहेंगे, तो आपका क्रोमोसोम नंबर फिर री इस्टेब्लिश हो जाएगा, एंड सो इज़ द कंटेंट ऑफ योर डीएनए। तो आपके डीएनए में जितनी इन्फॉर्मेशन थी, जितना कंटेंट था, एज इट इज़ फिर आपके नेक्स्ट जनरेशन में आ जाएगा। तो आप समझो ना इस बात को, अगर ये एक स्पर्म था विथ n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और ये एक ओवम था विथ n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जैसे ही ये दोनों मीटअप करेंगे या कंबाइन करेंगे, इनका फ्यूजन होगा, तो इनके फ्यूजन से आपको मिलेगा एक रिजल्टेंट सेल, जो कि होगा आपका जाइगोट, जिसमें होंगे 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, एक सेट यहाँ से मदर से और एक सेट यहाँ से फादर से। तो मदर और फादर दोनों का सिंगल सेट कंबाइन करेगा और डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आपके पास आ जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ गैमेट फॉर्मेशन एंड मियोसिस वर्क्स, ठीक है। अब ये जाइगोट जैसे जैसे ग्रो होगा बेटा, ये फिर डेवलप होगा पूरे ऑर्गेनिज्म में, और डिवाइड होने के बाद पहले एम्ब्रियो बनेगा, फिर वहाँ पर टिश्यू में डिफ्रेंसिएशन होगा, अलग अलग टिश्यूज़, अलग अलग ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, और ऐसे करके पूरा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऐसे करके पूरा ऑर्गेनिज्म। बट अगर ये होना है, अगर जाइगोट बनना है, फिर सेल्स को डिफ्रेंशिएट करना है, ग्रो करना है, तो उन सेल्स को एनर्जी चाहिए होगी। और ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी? कहाँ से आए अब ये एनर्जी? ये एनर्जी आएगी स्टोरेज फॉर्म से। तो होता क्या है, जब गैमेट होता है ना, दोनों में से, उन गैमेट्स में से किसी एक गैमेट में तो 100% फूड स्टोर होता है, ताकि उस ग्रोइंग एम्ब्रियो को या ग्रोइंग जाइगोट को आप नरिशमेंट प्रोवाइड कर सको, एनर्जी प्रोवाइड कर सको। तो यहाँ पर स्टोर्ड फॉर्म से उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्टोरेज होना चाहिए, ताकि वो उसको ग्रोथ के लिए या डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज कर पाएँ।
अगर ऑर्गेनिज्म आपका बहुत सिंपल है तो आप ये देखोगे कि उनके पास जो गैमेट्स हैं वो दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। दोनों गैमेट्स में आप अंतर नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि इस गैमेट ने फूड स्टोर किया, इसने नहीं किया। दोनों ही एक ही टाइप के होंगे। अगर दोनों ही गैमेट्स मतलब जर्म सेल्स आपके एक ही जैसे हैं, आप उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे और आपको बहुत सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, देखने पे मेल फीमेल पता नहीं चल रहा, तो ऐसे गैमेट्स को आप कहते हो आइसोगैमेट्स। क्या कहते हो? ऐसे गैमेट्स को आप कहते हो आइसोगैमेट्स। तो आइसो का मतलब ही होता है बच्चों सेम। अगर दोनों गैमेट्स एकदम सिमिलर हैं, मेल फीमेल डिफरेंशिएट नहीं किया जा रहा शेप से, साइज से, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स। होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट्स में दोनों ही गैमेट एक जैसे दिखाई देते हैं। बट अगर आप थोड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बात करोगे ना, थोड़े से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बात करोगे जिनकी बॉडी थोड़ी ज़्यादा डिफरेंशिएटेड है, तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये जो गैमेट्स हैं, ये भी स्पेशलाइज्ड हैं। कैसे स्पेशलाइज्ड हैं? ऐसे स्पेशलाइज्ड हैं कि एक गैमेट साइज़ में काफ़ी बड़ा है, बहुत सारा फूड स्टोर करके रखता है और जनरली मूव नहीं कर पाता, और दूसरा गैमेट ऐसा है जो साइज़ में बहुत छोटा है, फूड स्टोर वगैरह नहीं कर पाता पर मूव कर पाता है। और ऐसा देखा गया है कि मेजॉरिटी ऑर्गेनिजम्स में जो बड़ा गैमेट होता है, जो थोड़ा सा मूव नहीं करता, नॉन मोटाइल टाइप का है पर खाना भर के रखता है अपने अंदर, वो वाला गैमेट होता है फीमेल गैमेट। और जो दूसरा स्मॉल गैमेट है जो मोटाइल है, वो होता है मेल गैमेट। तो यहाँ पर आपको यही चीज़ देखनी है कि कई बार एक जर्म सेल लार्ज होता है, फूड स्टोर करके रखता है, जनरली ये होता है फीमेल गैमेट, और दूसरा स्मॉलर होता है और ज़्यादातर मूव कर पाता है, और ये होता है आपका मेल गैमेट। तो कन्वेंशनली मोटाइल वाला मेल होता है और जो फूड स्टोर करके रखता है वो होता है फीमेल गैमेट। अगर गैमेट ऐसे अलग अलग हैं, आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो देखकर ही कि ये है, ये है, तो ऐसे गैमेट्स को आप कहते हो हेट्रोगैमेट्स। क्या कहते हो? हेट्रोगैमेट्स। तो इन्हें आप हेटेरोगैमेट्स बुलाओगे, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स हैं ये। और उसमें भी अगर फीमेल ही बड़ा है, नॉन मोटाइल है, मेल ही छोटा है, मोटाइल है, तो इन दोनों वाले फिर गैमेट्स को हम कहते हैं oogametes। इन्हें हम कहते हैं फिर oogametes। और अगर ये कन्वेंशन को फॉलो नहीं करता हो, फिर भी दोनों अलग अलग हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि फीमेल मूव ना करे, हो सकता है फीमेल भी मूव करता हो, तो भी वो हेट्रोगैमेट्स ही होंगे, बट फिर आप उन्हें कहोगे एनाइसोगैमेट्स। ठीक है, क्योंकि अलग अलग तो हैं, तो इसलिए फिर उन्हें हम एनाइसो कहेंगे। oogametes कब कहेंगे? जब ओवम यानी फीमेल गैमेट ही बड़ा हो, फीमेल गैमेट ही स्टेशनरी हो, फूड स्टोर करे, और मेल गैमेट बहुत छोटू सा हो और मोटाइल हो, बहुत छोटू सा हो और मोटाइल हो। इस कंडीशन में आप इसे oogametes या oogamous कंडीशन कहते हो। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ, और वो ये है कि ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपके पास दो अलग अलग पेरेंट्स हों, दो अलग अलग पेरेंट की हेल्प से ही एक बच्चा प्रोड्यूस हो तो ही आप उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहोगे। कई बार आप ये भी अप्रिशिएट कर सकते हो कि पेरेंट बॉडी एक ही है, पर उस पेरेंट बॉडी के अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों बन रहे हों। ये क्या कह रहे हो मैम? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि प्लांट एक ही है मेरा, ठीक है, पर उसके पास मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों हों। प्लांट एक ही है मेरा, एक ही फ्लावर में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों बन रहा हो। अगर ऐसी कंडीशन है कि एक ही बॉडी में दोनों टाइप के गैमेट्स का प्रोडक्शन आपको दिखाई दे, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप कहते हो बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसे आप कहते हो बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। तो आपका जो अर्थवॉर्म होता है बेटा, अर्थवॉर्म एक बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। एक ही अर्थवॉर्म चाहिए आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, दो अर्थवॉर्म नहीं चाहिए। एक ही अर्थवॉर्म की बॉडी में टेस्टिस भी है और ओवरी भी है, तो वो मेल गैमेट स्पर्म भी बनाएगा, फीमेल गैमेट ओवम भी बनाएगा। ऐसे ही अगर आप प्लांट को देखोगे तो प्लांट में देखो हिबिस्कस, मस्टर्ड, इनमें क्या होता है? इनमें होता है कि एक ही फ्लावर में ये स्टेमन वाला पार्ट भी है जिसमें ये एंथर है, और ये ओवरी वाला पार्ट भी है जिसमें ये ओव्यूल है। इसी एंथर के अंदर पोलन ग्रेन और पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट, इसी ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक और एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमेट। मतलब एक ही फ्लावर में दोनों टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं। एक ही प्लांट से रिप्रोडक्शन हो सकता है, वो भी सेक्सुअल टाइप का। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट्स इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ पेरेंट हो भी सकता है एक ही हो, ठीक है, और ये बायसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स में हमने देख लिया अभी। और जनरली क्या होता है, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, वो है कि ऑर्गेनिज्म को यूनिसेक्सुअल होते हैं। अगर ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल है तो मेल ऑर्गेनिज्म अलग होगा,
फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग होगा। तो अगर मेल और फीमेल अलग अलग हैं, अलग अलग बॉडीज़ हैं ऑल टुगेदर, एक की बॉडी में मेल गैमेट एक की बॉडी में फीमेल गैमेट बनता है, तो फिर ये कहलाएंगे यूनिसेक्सुअल, मतलब एक सिंगल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। तो यहाँ से हमने ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, ठीक है। बाद में ये कभी नहीं बोलना कि मैम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो 2 पेरेंट चाहिए, सिंगल पेरेंट भी हो सकता है पर गैमेट्स तो चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ से बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और इतना अगर हमने ध्यान रख लिया तो बस फिर तो बल्ले बल्ले, हमने बेसिक चीज़ है रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो आज सीख ली है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में, और उसके बाद हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ह्यूमन बींग्स में। बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स में होता है, बट हम सिर्फ और सिर्फ हायर कैटेगरी ऑफ प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म्स में देखेंगे, और ऐसे ही बाकी एनिमल्स में ना देखते हुए हम सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ एनिमल यानी ह्यूमन बींग में देखेंगे। सो विद दिस वी विल बी रैपिंग दिस क्लास, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट पैराग्राफ इसमें हमें यही बताया है कि नेक्स्ट फ्यू सेक्शंस में हमको यही देखना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, कैसे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, और कैसे इनकी बॉडीज़ अलग अलग हैं। तो हम यही सारी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे, पहले प्लांट्स में और फिर ह्यूमंस में। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइज। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग।